1994 में तालिबान के मंजर आम पर आने से पहले ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के हिस्से बखरे हो जाएंगे और अफगानिस्तान बहुत सी छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो जाएगा, क्योंकि मगरब के 3 सूबों पर, जिनमें हिरात भी शामिल था, उन पर इस्माइल खान का कंट्रोल था। पाकिस्तान की सरहद के साथ 3 सूबों पर मुजाहिदीन शूरा का कब्जा था। काबुल के शुमाल और मशरक में एक छोटा सा इलाका गुलबदीन हिकमतयार के पास था। शुमाल के 6 सूबों पर जनरल दोस्तम का कब्जा था। सूबा बामियान पर हजारों का कब्जा था। काबुल में बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद बैठे हुए थे। ये तमाम ग्रुप किसी भी मरकजी हुकूमत को नहीं मानते थे और अपने इलाकों पर अपनी मर्जी से हुक्मरानी कर रहे थे। जनूबी अफगानिस्तान और कंधार पर दर्जनों वारलॉर्ड्स का कब्जा था, जिन्होंने मुकामी आबादी में लूट मार मचा रखी थी। इन वारलॉर्ड्स ने वहाँ की हर चीज़ पाकिस्तानी ताजरों को बेच दी थी। इन वारलॉर्ड्स ने लोगों के घरों और खेतों पर कब्जा कर लिया था और उन्हें अपने मनपसंद लोगों में बांट दिया था। ये वारलॉर्ड्स अपनी मनमर्जी करते थे और अपनी जिनसी तस्कीन के लिए नौजवान लड़कियां और लड़के अगवा कर लेते थे। ये गली कूचों में लड़ते रहते और खून बहाते रहते थे। इन वारलॉर्ड्स ने जगह जगह जंजीरें डालकर रोड भी बंद किए हुए थे और गुजरने वालों से अपनी मर्जी का टैक्स भी लेते थे। कोयटा से कंधार रोड पर 20 मुख्तलिफ ग्रुपों ने कब्जा किया हुआ था और जगह जगह जंजीरें डालकर अपनी मर्जी का टैक्स लेते थे। इस लाकानूनियत और गुंडागर्दी से तंग आकर मुल्ला उमर ने अपने चंद तलबा को साथ लिया और इन वारलॉर्ड्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मुल्ला उमर 1959 के आसपास कंधार के गरीब और बेजमीन घराने में पैदा हुए। 1980 के अशरे में उनका खानदान नकल मकानी करके सूबा उरुज़गान चला गया। यह सूबा बेहद पसमानदा था और शायद ही कभी सोवियत फौज यहाँ तक पहुंची हो। मुल्ला उमर ने भी जवानी में कदम ही रखा था कि उनके वालिद वफात पा गए, जिसके बाद खानदान की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। वो रोजगार की तलाश में सुबह कंधार चले गए, जहां उन्होंने एक मस्जिद की इमामत संभाली और साथ ही एक छोटा सा मदरसा भी खोल लिया। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो मुल्ला उमर मौलवी यूनुस कॉलेज की हिज़्ब इस्लामी में शामिल हो गए और सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद में हिस्सा लिया। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल गया तो फिर 1992 तक जो मुजाहिदीन ने नजीबुल्ला के खिलाफ जंग लड़ी थी, मुल्ला उमर उसका भी हिस्सा रहे। वो 4 मरतबा जख्मी हुए। एक जख्म उनकी दाईं आंख में लगा, जिससे उनकी ये आंख जाया हो गई। मुल्ला उमर बहुत शर्मीले इंसान थे। वो बहुत ही कम बोलते थे और लोगों से भी बहुत कम ही मिलते थे। उनकी शख्सियत में कोई रौब भी नहीं था और ना ही वो कोई अच्छी तकरीर करना जानते थे। इन शॉर्ट, मुल्ला उमर की शख्सियत पॉपुलर लीडर्स की तरह करिश्मेटिक नहीं थी। मुल्ला उमर ने एक छोटे से गिरोह से किस तरह इन ताकतवर वारलॉर्ड्स का मुकाबला किया, उसके बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। मगर जो सबसे काबिल एतबार कहानी है वो कुछ यूं है कि 1994 में मुल्ला उमर के चंद पड़ोसी उन्हें बताने आए कि एक कमांडर ने 2 लड़कियों को अगवा कर लिया है, उनके सर मूंड दिए हैं और उन्हें अपने कैब में ले जाकर कई बार उनसे ज्यादती की है। मुल्ला उमर ने उसी वक्त अपने 30 के करीब तलबा को साथ लिया। उस वक्त उनके पास 16 राइफलें थीं, जिसके साथ उन्होंने कमांडर के कैंप पर हमला कर दिया। मुल्ला उमर ने लड़कियों को बाजियाब करवाया और जिस कमांडर ने उनके साथ ज्यादती की थी, उसे तोप की नाली के साथ लटकाकर फांसी लगा दी। मुल्ला उमर को यहाँ से बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद भी मिल गया। चंद माह बाद एक बार फिर 2 कमांडरों में एक लड़के की वजह से लड़ाई हो गई। ये दोनों कमांडर उस लड़के से बदफेली करना चाहते थे। इन दोनों कमांडरों की लड़ाई में कई शहरी भी हलाक हो गए। मुल्ला उमर ने यहाँ भी उस लड़के को उन कमांडर से रिहाई दिलवाई। इन वाकयात के बाद मुल्ला उमर के पास ऐसी दरख्वास्तों के अंबार लगना शुरू हो गए और मुल्ला उमर रॉबिन हुड की तरह जालिम कमांडरों से अवाम की जान छुड़ाने में जुट गए। बदले में वो किसी सिले या सताइश का तकाजा नहीं करते थे, बस यही कहते थे कि लोग उनका साथ दें। वक्त गुजरने के साथ साथ तालिबान ताकत पकड़ते गए और यूं उस ISI की नज़रों में भी आने लग गए, जो हिकमत यार की मुसलसल नाकामियों से मायूस हो चुकी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी भी बदलती रही, मगर 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती, वो अफगानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ तजारत के लिए रास्ते खोलने की पूरी कोशिश करती। मगर अफगानिस्तान में जारी खाना जंगी की वजह से रास्ता खोलना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। जब 1993 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दूसरी बार मुल्क की वजीर आज़म बनी, तो वो भी वस्ती एशिया तक रास्ते खोलने की बड़ी ख्वाहिशमंद थी। पाकिस्तान से वस्ती एशिया तक सबसे छोटा रास्ता काबुल से होकर गुजरता था, मगर काबुल में जारी खाना जंगी की वजह से ये रास्ता बंद था। बाद में एक मुतबादल रास्ते की तजवीज़ सामने आई। ये रास्ता अफगानिस्तान के शमाल की बजाय जनूब में कोयटा से कंधार और हेरात से होता हुआ तुर्कमानिस्तान तक जाता था।
जुनून में कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं हो रही थी, बस दर्जन भर कमांडर्स थे जिन्हें रिश्वत देकर सड़कों पर पड़ी जंजीरें खोलने पर आमादा किया जा सकता था। 1994 में पाकिस्तान के सर्वेयर्स और आईएसआई के अफसरान ने चमन से हेरात तक का सफर किया और सड़क का जायजा लिया। चूंकि सड़क की हालत खराब थी, इसलिए पाकिस्तान ने सड़क की तामीर के लिए फंड्स अरेंज करना शुरू कर दिए, जिससे कंधार के वारलॉर्ड्स को यह खतरा महसूस हुआ कि शायद पाकिस्तान अपनी फौज यहां पर उतारने वाला है और उनको कुचलने वाला है। एक कमांडर ने तो बेनजीर भुट्टो के वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर को साफ साफ कह दिया था कि हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान के सड़क बनाने से यहाँ पर अमन कायम हो जाएगा। अलबत्ता अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी मुदाखलत बंद कर दे तो शायद अमन कायम हो जाए। खैर, पाकिस्तान कंधार के वारलॉर्ड्स और हेरात के इस्माइल खान से मुसलसल बातचीत करता रहा ताकि उन्हें रास्ता खोलने पर आमादा किया जा सके। बेनजीर भुट्टो ने खुद भी इस्माइल खान और जनरल दोस्तम से बात की और उन्हें सड़क खोलने पर आमादा करने की कोशिश की, मगर इस मुलाकात से पहले तालिबान को एक ऐसी कामयाबी मिली जिससे वो इन वारलॉर्ड्स का मुकाबला करने के काबिल हो गए। पाकिस्तान के चमन बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही अफगानिस्तान का स्पिन बोल्डी का इलाका है। यहाँ पर सामान पाकिस्तानी ट्रकों से अफगानी ट्रकों में मुंतकिल किया जाता था, क्योंकि पाकिस्तानी ट्रकों को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त नहीं होती थी। ये इलाका गुलबदीन हिकमतयार के पास था और यहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत सारा असला जमा कर रखा था, क्योंकि जनीवा माहदे के मुताबिक पाकिस्तान अफगानों के लिए असला अपने मुल्क में नहीं रख सकता था, इसलिए पाकिस्तान ने यह असला बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही स्पिन बोल्डिक में रखा हुआ था। तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से यहाँ पर हमला किया और हिकमतयार के लोगों को भगा दिया। तालिबान को यहाँ पर भारी मिकदार में असला और गोला बारूद मिला, जिनमें 18,000 कलाशनकोफें, दर्जनों गोले और कई गाड़ियां भी शामिल थीं। स्पिन बोल्डिक पर कब्जा होने के बाद कंधार के वारलॉर्ड्स पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। उन्होंने पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की, जिससे सड़क खोलने के इम्कानात तकरीबन ख़त्म हो गए। मगर पाकिस्तान के वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर सड़क खोलने के लिए बड़े बेसब्रे हो रहे थे। उन्होंने 30 ट्रकों पर मुश्तमिल एक तजर्बाती काफिला तैयार किया, जिसने कंधार और हेरात से होते हुए तुर्कमानिस्तान तक जाना था। इस काफिले के तमाम ड्राइवर्स फौजी थे और इस काफिले में बहुत से आईएसआई के अफसरान भी शामिल थे, जिनमें से एक कर्नल इमाम भी थे। इसके अलावा इस काफिले में 2 तालिबान कमांडर मुल्ला बोरजान और मुल्ला तराबी भी शामिल थे। बाद में इन्हीं 2 कमांडर्स ने काबुल पर हमले की क़यादत की थी। दूसरी तरफ कंधार के वारलॉर्ड्स को यह खतरा महसूस हुआ कि शायद इन ट्रकों में पाकिस्तानी फौज के लिए असला लाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने कंधार के बाहर इस काफिले को रोक लिया। वारलॉर्ड्स का मुतालबा था कि पाकिस्तान उन्हें पैसा दे और ट्रकों में लदे हुए सामान का हिस्सा भी दे। इसके अलावा उनका यह भी मुतालबा था कि पाकिस्तान तालिबान की मदद भी बंद करे। कर्नल इमाम 3 दिन तक उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश करते रहे, मगर कोई बात ना बनी। पाकिस्तान को यह भी खतरा था कि कहीं ये वारलॉर्ड्स वाकई इन ट्रकों में असला रखकर पाकिस्तान को बदनाम न कर दें, इसलिए इस काफिले की जल्द अज जल्द रिहाई बहुत ज़रूरी थी। एक तजवीज़ ये सामने आई कि SSGs का एक ग्रुप यहाँ पर हमला करे या फिर पैराशूट के जरिए यहाँ पर फौज उतारी जाए, मगर यह तरीका बहुत खतरनाक था, क्योंकि यह सीधा सीधा अफगानिस्तान में फौजी दखल अंदाजी था। इसलिए पाकिस्तान ने तालिबान से कहा कि वो इस काफिले को रिहाई दिलवाएं, जिसके बाद तालिबान ने इस काफिले पर हमला कर दिया। वारलॉर्ड्स ने समझा कि शायद पाकिस्तानी फौज ने उन पर हमला कर दिया है, इसलिए वो काफिला छोड़कर भाग गए। तालिबान ने उनका पीछा किया और उनके लीडर को कत्ल करके उसकी लाश टैंक की नाली के साथ बतौर इबरत लटका दी। इसी शाम तालिबान ने कंधार पर हमला किया और 2 दिन की लड़ाई के बाद तमाम वारलॉर्ड्स की फौज को खत्म कर दिया। सबसे अहम और ताकतवर कमांडर मुल्ला नकीब ने तालिबान के खिलाफ मुजाहमत ही नहीं की थी। बाद में मुल्ला नकीब के लोगों ने बताया कि उसने चुप रहने के लिए आईएसआई से भारी रिश्वत ली थी। तालिबान को कंधार से दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, असला और एयरपोर्ट पर खड़े 6 MiG-21 त्यारे भी मिले। तालिबान के कंधार पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम ने खुशियां मनाई और नसीरुल्लाह बाबर ने इस कामयाबी को अपने खाते में डालते हुए कहा कि ये हमारे ही लड़के हैं। तालिबान ने कंधार पर कब्जे के बाद स्पिन बोल्डिक में टूल सिस्टम कायम किया और सड़कों पर पड़ी हुई जंजीरें भी हटा दी। इसके अलावा तालिबान ने सड़क पर हिफाजती गश्त का भी इंतजाम किया। चूंकि तालिबान ने कंधार पर कब्जा करने के बाद खाना जंगी का खात्मा कर दिया था, इसलिए मुकामी आबादी में उनकी इज्जत बढ़ने लगी और उन्हें मुकामी आबादी से मदद भी मिलने लगी, जिसकी वजह से तालिबान ने सिर्फ अगले 3 महीनों में अफगानिस्तान के 31 में से 12 सूबों पर कब्जा कर लिया। जब कंधार पर तालिबान का कब्जा हुआ तो पाकिस्तानी मदरसों से 20,000 तलबा मुल्ला उमर के साथ जा मिले। इन तलबा ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बलोचिस्तान और KPK में कायम मुहाजिर कैंपों में गुजारा था, और मुहाजिर कैंपों के पास ही जो सोवियत दौर में मदरसे कायम किए गए थे, वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की थी। इन तलबा की अक्सरियत की उम्र 14 से 24 साल के दरमियान थी। जंग ने उन्हें यतीम कर दिया था
ان کے پاس نہ تو تعلیم تھی اور نہ ہی روزگار، ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھی اور وہ تھی جنگ۔ جن ملاؤں نے انہیں تعلیم دی تھی انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ عورت اللہ کی راہ سے ہٹاتی ہے، گناہ کی طرف ترغیب دیتی ہے اور اللہ کے احکام کی پابندی میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے جب طالبان نے قندھار اور گردونوا کے علاقے فتح کیے تو انہوں نے عورتوں کے گھروں سے نکلنے پر پابندی لگا دی، جس سے عورتوں کے کام کرنے، بازار جانے اور اسکول جانے کے امکانات دم توڑ گئے اور وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئیں۔ تو یہ تھا افغانستان سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سیریز کے پہلے 3 ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو یہاں کہیں پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ See you next time.